बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ उतना सिस्टम नहीं है ना। चलो भाई, हाँ क्या हो गया, किससे बात कर रही है, रख फोन। चलो, क्या नाम बेटा तेरा, गुड़िया? बैठ बैठ बैठ, भावना ना, तेरा तो पता है मेरे को। हाँ चल, तो कहाँ तक हो गया था अपना लास्ट क्लास में? ये पढ़ लिए थे ना। हेडिंग डालेंगे बेटा कंसंट्रेशन सेल। भावना मेरा ना थोड़ा सा लास्ट का चल रहा है, एक छोटा टॉपिक बचा है, वो पढ़ाने के बाद में फिर फुल रॉस लॉ वाला पार्ट शुरू करूंगा, ठीक है? इसमें वो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ना। 10 मिनट का बचा है, इन लोगों को पढ़ा दूं फिर शुरू करूंगा, ठीक है? 10 मिनट तक तुम लोग बैठो आराम से, दोनों जन। हाँ, हेडिंग डालेंगे क्या? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। हाँ लिखेंगे भैया, अ सेल इन विच, a cell in which both the electrodes, a cell in which both the electrodes are made up of, both the electrodes are made up of same material, both the electrodes are made up of same material भावना बेटा सरक जाओ, उसको बैठने दे। A cell in which both the electrodes are made up of same material and differ only in concentration of electrolytic solution, differ only in concentration of electrolytic solution। एक ही मटेरियल के दोनों इलेक्ट्रोड बने होंगे, जैसे कि हो गया अपने पास कॉपर सॉलिड ऑब्लिक कॉपर +2, इसकी कंसंट्रेशन दी है C1 मोलर, और कॉपर +2 एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन दी है C2 मोलर ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ये एक सेल बनाया हुआ, ठीक है? अब इसमें कैसे पहचानते हैं अपन? ए, बी और सी लिख के। ये वाला क्या है? एनोड, ये ब्रिज, और ये कैथोड। तो अब एनोड काय का बना है? कॉपर का, और कैथोड भी काय का बना है? कॉपर का। तो एनोड और कैथोड दोनों काय के बने हैं? कॉपर के, ठीक। अब यहां रिएक्शन क्या हो रहा है? एट एनोड क्या हो रहा है? कॉपर सॉलिड से क्या बन रहा है? कॉपर +2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। इस कॉपर +2 की कंसंट्रेशन क्या है? C1, है ना। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर। तो कॉपर +2 एक्वस से बन रहा है कॉपर। कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C2 मोलर। अब अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लूज हुए, 2 गेन हुए, अपोजिट साइड है, काट दूंगा, ठीक है? ये वाले कॉपर सॉलिड को और ये वाले कॉपर सॉलिड को काट दूंगा, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, काट दूंगा। क्या बच जाएगा मेरे पास? अच्छा, इसको काट सकता हूं क्या मैं इन दोनों को? तो सब काट दूंगा, तो फिर क्या करूंगा मैं, है ना? इसको क्यों नहीं काट सकता? दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? अलग अलग। तो ये हो जाएगा Cu+2 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर, से Cu+2 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब मेरे को E0 सेल चाहिए। तो E0 सेल बराबर क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब कैथोड काय का बना है? कॉपर का। तो लिखूंगा E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu, और एनोड भी काय का बना है? कॉपर का। तो E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu। अच्छा, ये E0 है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? E0 सेल का वैल्यू 0। अब मैं अपना नर्नस्ट इक्वेशन लगा दूंगा। नर्नस्ट इक्वेशन E = E0
-0.0591 0.06 जो लेना है बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसको मैं सेल के लिए कर दूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो गई 0, -0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2, लॉग प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूंगा C1 और रिएक्टेंट में क्या लिखूंगा C2, तो ये आ गया C1 बाय C2 बराबर ई सेल, और फिर फाइनली आ जाएगा ई सेल बराबर -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग C1 बाय C2। अब यहां 3 केसेस पॉसिबल है, पेपर में क्या पूछता है यहां से, यहां पे 3 केसेस पॉसिबल है, वापस आ जाएंगे अपन। ये जो कंसंट्रेशन है C1 और C2, इनकी 3 वैल्यूज हो सकती है, या तो C1 बड़ा हो सकता है C2 से, या तो C1 छोटा हो सकता है C2 से, या तो C1 बराबर हो सकता है, या मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, या मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, या मैं आपसे उम्र में बराबर हूं, वैसे मैं छोटा हूं, है ना। तो समझ में आ गया भैया, ठीक, 3 केसेस संभव है। अब अगर C1 बड़ा है तो अपने पास C1 बाय C2, C1 बड़ा है C2 छोटा है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ग्रेटर देन 1। अच्छा, log C1 बाय C2 1, अच्छा यहां आ जाते हैं, पहले वाला कर लेते हैं। C1 बाय C2 क्या आ जाएगा भैया 1, जो कि दोनों क्या है सेम। अच्छा, log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 1 का वैल्यू 0 है तो 1 से बड़े का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा कैसा होता है पॉजिटिव। अब अगर log C1 बाय C2 पॉजिटिव आएगा तो ई सेल की वैल्यू कैसी आएगी, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी बराबर होता है -NF ई सेल, ये भी कल पढ़े थे। तो अगर ई सेल नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी कैसा आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इधर बैठे, इधर बैठ, कहाँ वहां बैठ रही, पीछे दिखेगा तेरे को। रिएक्शन कैसा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया पक्का भैया, ठीक। अच्छा, ये वाले केस में ई सेल देखो, डेल्टा log C1 बाय C2 0 हो गया, तो ई सेल कितना आएगा आपका, ई सेल ये 0 हो गया तो ई सेल कितना आएगा 0, और ई सेल 0 आएगा तो डेल्टा जी बराबर 0, और डेल्टा जी 0 कब होता है, जब रिएक्शन कहाँ हो इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं रिएक्शन इज एट क्या इक्विलिब्रियम। तीसरा वाला आप लोग खुद कर लेना, बन जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे। तो यहाँ यही पूछता है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी अपन देखेंगे एक तो। समझ में आया, ठीक, चलो इसको नोट करो फटाक से। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है, फिर अपन कोलरॉस लॉ की ओर बढ़ेंगे। हाँ, लिख लिए इधर का, ये तीसरा वाला आपको करना है, आखिरी वाला हो गया क्या। C1 क्या है, छोटा है C2 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बोलो, लेस देन 1 आ जाएगा, और लेस देन 1 हो गया तो log C1 बाय C2, 1 का log 0 है, लेस देन 1 का log 0 से छोटा यानी नेगेटिव। अगर log C1 बाय C2 नेगेटिव आ गया, ये नंबर नेगेटिव आ गया, तो ये पूरा नंबर कैसा आ जाएगा बोलो पॉजिटिव, और ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल, डेल्टा जी कैसा आएगा नेगेटिव, और डेल्टा जी आएगा मतलब रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, सेल इज वर्किंग। समझ में आ गया पक्का, ठीक हो जाएगा। चलो अब इसमें क्या पूछता है, ऐसा दे दिया, देखना एक ठोक अपने को। चलो ये वाला करने की कोशिश करो, H2 गैस P1 ATM ऑब्लिक H प्लस आयन 1 मोलर, और H प्लस आयन ये एक्वस है, फिर से 1 मोलर ऑब्लिक H2 गैस P2 ATM।
है ना, ये गिवन है। सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस if P1 is equal to P2, P1 is greater than P2, P1 is less than P2, or any of these. चलो रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, बन जाता है अगर तो बढ़िया है, ए बी सी वाला, ठीक है। और पता लगाने की कोशिश करो। तू भी गुड़िया, क्या नाम तेरा? हाँ, सारिका। देख क्या करना है अपने को, ए बी और सी, एनोड ब्रिज और कैथोड, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, यहां से यहां। रिएक्शन लिखने की कोशिश करना है, करेगी ट्राई? चल कर ट्राई कर। ऑप्शन 3, अच्छा वैसे भी कर सकते हैं, बिना उसके भी अपन सीख सकते हैं, खैर चलो जान दो, कर ही लेते हैं। H2 गैस से क्या बन रहा है, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका प्रेशर हो गया आपका P1 ATM और ये हो गया 1 मोलर। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, H प्लस से क्या बन रहा है, H2, 2 लेना पड़ेगा यहाँ, और क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोलर, और एक क्या दिया है, P2 ATM। ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, H2 गैस P1 ATM से H2 गैस क्या, P2 ATM। ये आ गया अपने को, ठीक है जी। अब नर्डस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों काय का बना है, सेम मटेरियल का। समझ में आ गया। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, एन की वैल्यू क्या ले लू मैं, 2। अच्छा लॉग प्रोडक्ट, बोलो प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे, और रिएक्टेंट की जगह P1, P2 बाय P1। समझ आ गया यहां तक के। इसकी वैल्यू ई सेल अपने को तो खैर निकालना है अभी, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0.03 लॉग P2 बाय P1। कुल मिला के ई सेल बराबर माइनस 0.03 लॉग P2 बाय P1। अच्छा सेल रिएक्शन कैसा मांग रहा है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और डेल्टा जी होने पॉजिटिव होने के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ई सेल नेगेटिव, सेल हमको पोटेंशियल नहीं दे रहा है, हमसे मांग रहा है। समझ में आ गया। ई सेल को नेगेटिव लाने के लिए, एक नेगेटिव तो है पहले से, ये वाला नंबर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। लॉग P2 बाय P1 शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। और लॉग P2 बाय P1 को पॉजिटिव लाने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो P2 बाय P1 शुड बी ग्रेटर देन 1। पक्का। इस P1 को यहां भेज दो, P2 शुड बी ग्रेटर देन P1, P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। आंसर नंबर 3। समझ में आ गया सबको, कर लोगे इस टाइप का सवाल पक्का। ये पूछा हुआ है पेपर में, दिखाना 1 मिनट गुड़िया। मॉड्यूल निकालेंगे सब लोग भैया, कहाँ है? क्यों नहीं लाई, कहाँ चला गया यार, ये तो कुछ दिन पहले देखा था मैं। हाँ पेज नंबर 139 निकालेंगे, पेज नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 30। ये इधर इधर इधर, उसमें नहीं, इसमें पेज नंबर 139। ये वाला क्वेश्चन नंबर 30। चलो ये कोशिश करो लगाने की। सबको दिख रही मॉड्यूल आजू बाजू?
फिर से सेम मटेरियल है, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बेटा 0, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06, एन की वैल्यू 2 नजर आ रही मेरे को, जो कि कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया है। और ले लू 2 मिनट, तुम लोग बोलोगे सब ले गया हम लोगों से ये। सी यू सॉलिड ऑब्लिक सी यू प्लस 2 बातचीत थी बेटा, ये दिया है C1 मोलर और 2 डंडी Cu प्लस 2 C2 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड, ऐसा दिया। अब देखो रिएक्शन आप ठीक है बच्चे लोग लिखते हैं, हम लोग बड़े हो गए। अब ये बताओ इसमें से क्या चीज तुम्हारे काम की नहीं? Cu सॉलिड काम का नहीं है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन मान लेना है। काटो साले को, इसको भी काटो, यहां से यहां एरो जाएगा, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां से यहां एरो जाएगा, ये क्या बनेगा रिएक्टेंट। तो बिना रिएक्शन लिखे करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा बोलो C1 बाय C2 हो गया। तो ये हो गया आपका 0 माइनस 0.03 लॉग C1 बाय C2, कुल मिला के माइनस 0.03 लॉग C1 बाय C2। क्या चाहिए स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? तो स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, अपने को दे ई सेल पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए ये वाला नंबर क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो लॉग C1 बाय C2 शुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव 1 से छोटे नंबरों का लॉग होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा C1 बाय C2 शुड बी स्मॉलर देन 1। इसको उधर भेज दो, जैसा इज इक्वल टू में चलता है इसमें भी कर सकते हैं। C1 इज स्मॉलर देन C2, ये अपना आंसर आएगा। अब है उसमें कैसा कैसा ऑप्शन दिया है। पहला दिया है C2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ C1, तो C2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ C1, मतलब C2 इज इक्वल टू 1.414 टाइम्स ऑफ C1। कौन बड़ा दिख रहा है C2, तो ये पहला वाला तो सही दिख रहा है ना। दूसरा वाला क्या बोल रहा है C2 इज इक्वल टू C1 बाय √2, तो C2 इज इक्वल टू C1 बाय 1.414, तो यहां तो ये क्या हो जाएगा C1 बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत हो गया है ना। और अगला वाला क्या बोल रहा है C1 इज इक्वल टू 2C2, C1 इज इक्वल टू 2C2, इसमें भी कौन बड़ा हो जाएगा C1, अपने को कौन सा बड़ा चाहिए C2, तो ये भी गलत हो गया। और आखिरी O इज इक्वल टू, तो आई नहीं पता अपने को, बन जाएगा। आया समझ में पक्का? चलो, तो ये था भैया नर्नस्ट इक्वेशन वाला पार्ट इस चैप्टर का, ठीक है। अब अपन जाएंगे जिसमें कोलरॉस लॉ मेन चीज अपने को पढ़नी, उसके पहले कुछ छोटा मोटा तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, हटा दूं इसको, किसी को लिखना है नहीं, चलो यही पूछेगा इसमें, कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस, और कुछ नहीं पूछेगा। हेडिंग डालेंगे भैया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसमें कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार का कंडक्टर होता है, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब बिजली तार, मेटल का बना होता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का तो नहीं खैर। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, तो यहां हम एक सिंगल सेल लेंगे, सिंगल वेसल लेंगे, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये छोटा वाला नेगेटिव हो गया, बड़ा वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अभी हवा है अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एयर में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है ना। हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा सा NaCl डाल दिया, ठीक। अच्छा प्योर वाटर है, बस NaCl हटा दिया, प्योर वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, एक भी H+OH- नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होगा। हमने यहां NaCl डाल दिया।
NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस जो है वो इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, Cl माइनस जो है वो इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। क्या होगा? आयंस का मूवमेंट होगा। आयंस का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो इस कंडक्शन को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक। बिजली के तार को क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। बिजली के तार में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होता है? यहाँ क्या पाए जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। समझ में? एक तो टेबल बनाएंगे ऐसा डिफरेंस का, एक तरफ मेटेलिक एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक, 8-10 लाइन का 2-2 4-4 पॉइंट लिखने। बनाओ चलो फटाक से। ये सब चित्र भी तो नहीं बनाना है, केवल समझाने के लिए। हो गया। मेटेलिक कंडक्टर में लिखेंगे फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, हाँ बताओ किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या केवल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? हाँ, यहां फ्री आयंस तो लिखेंगे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। समझ जाओगे ना क्या है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। जल्दी लिख। इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिया ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां मैंने NaCl ले लिया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस यहां चला गया, Cl माइनस यहां चला गया। Na प्लस यहां क्यों जा रहा है? ये कहां गया? Na प्लस यहां जा रहा है, यहां क्यों जा रहा है? माइनस का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और Na प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? Na सॉलिड। हमने NaCl डाला, ये क्या बन गया? सोडियम सॉलिड बन गया। NaCl नमक, आप थोड़ा सा दूंगा तो खा सकते हो, थोड़ा सा सोडियम देता हूं है, खा के देखो, बढ़िया मजा आ जाएगा। चट 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 फूटेगा मुंह के अंदर, मजा आएगा क्या? नहीं। दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, यहाँ केमिकल चेंज हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना। Cl माइनस यहां गया है, यहाँ Cl माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, यहां प्लस में इलेक्ट्रॉनों की, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जा भैया ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, और खाली Cl बना लेगा। खाली Cl अच्छा नहीं लगता, अपन क्या लिख देंगे? हाफ मोल Cl2। तो यहाँ कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं हुआ? हुआ। अभी ये इसमें तार डलवाया है हम लोगों ने, आप पे घर में भी तार डला होगा बिजली का, ये बिजली का तार ही मेटेलिक कंडक्टर है और कुछ नहीं। आप पे घर में भी डला है, ये आराम से चलता है, 30-40 साल चलता है, 30-40 साल तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। निकालने के बाद आपने कॉपर का वायर डलवाया है, और 30-40 साल बाद निकालेंगे तो काय का वायर मिलेगा? गोल्ड का हो जाएगा। हो जाता तो मजा आ जाता। काय का रहेगा? कॉपर का। कोई केमिकल चेंज हुआ क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें कोई केमिकल चेंज और इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो यहां लिखेंगे नो केमिकल चेंजेस अकर, नो केमिकल चेंजेस अकर। अब बंद कर दूं क्या? है ठंडी लग, तेरे को भी लग रही ना? तेरे को? अरे यार तू बोल रहा है यार, तू तो कम से कम मेरा साथ दे। इतना ठंडा हो गया यार अब तो कमरा। यहां लिखेंगे नो केमिकल चेंजेस अकर, यहां लिखेंगे केमिकल चेंजेस अकर, केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस अकर। अच्छा, ये हम लोग पढ़े थे उस दिन, डैनियल सेल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था, धीरे धीरे ये वाला रॉड जो है ये पतला हो रहा था, ये वाला रॉड धीरे धीरे मोटा हो रहा था। अच्छा वो छोड़ो, ये NaCl यहाँ है, धीरे धीरे ये सोडियम यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। Cl2 गैस होती तो गैस बना के यहां से उड़ जाएगी, उड़ गई, कहीं चले गई। पहले जो यहां था अब कहीं चला गया,
जो पहले सॉल्यूशन में था इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो गया। मैटर 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 यही है या ट्रांसफर हो जा रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समझ में आया? अभी इसमें यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, अभी मैं ये बटन दबा रहा हूं, क्या चला इससे? एग्जॉस्ट चला है ना। तो यहां से करंट जा रहा है वहां तक के, करंट इधर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इधर वाला वायर मोटा हो गया होगा, उधर का वायर पतला हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? नहीं, वो तो गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन सर्किट में घूम रहा है, गोल 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 गोल, जहां जा रहा है वहीं आ जा रहा है, कहीं से मोटा कहीं से पतला, कहीं ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा क्या? वो वहीं का वहीं हो रहा है, घूम रहा है। समझ में आया? तो लिखेंगे डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट इन्वॉल्व, मेटेलिक में लिखेंगे डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो लिखेंगे इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। समझ आ गया पक्का? ठीक। अच्छा, वो पढ़ा है क्या आप लोगों ने? इसमें रेसिस्टेंस होता है, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसका रेसिस्टेंस का क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है? कुछ आइडिया हो? फिजिक्स में पढ़ते हो आप? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सीधा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा दौड़ रहा है क्या पूरा? हाँ, सीधा दौड़ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा ही सरकता है। अभी मैंने ये बटन दबाई ऐसा, एग्जॉस्ट तुरंत चलने लगा, करंट तुरंत पहुंच गया वहां तक के, तो वहां तक करंट तुरंत, यहां से एक इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं दौड़ा है, तो लाइन से इलेक्ट्रॉन थे, सब लोग थोड़ा थोड़ा सर के ड्रिफ्ट हुए। समझ में आ रहा है ना? इस वजह से हो रहा है ऐसा। तो अब ये लोग लाइन से खूब सारे इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? इन लोगों का एनर्जी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये लोग सीधा नहीं चलते हैं, ये लोग आड़ा तिरछा चलते हैं, तो इनका जिगजैग मोशन बढ़ जाता है, ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और टकराने के कारण, अब टकरा रहे हैं तो सीधा जा पाएंगे क्या? नहीं, और टकराने के कारण इनका फ्लो कम हो जाता है, आगे बढ़ना कम हो जाता है, आड़ा तिरछा टकरा रहे, जिगजैग मोशन, और अगर फ्लो कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओवरऑल तो इनकी एनर्जी मतलब मूवमेंट बढ़ रहा है लेकिन फ्लो कम हो रहा है, और ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं आपस में। समझ आ गई बात भैया? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया पक्का? ठीक। तो लिखेंगे भैया इधर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance of a metallic conductor increases, resistance of, ये कहां से चला बेटा? यही था क्या? यही रेसिस्टेंस, ये चालू हो गया था गलती से। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस। समझ में आ गया पक्का? अब यहां आ जाओ, ये तो नहीं यार, बहुत मनहूस आदमी है सही में, मेरे को कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना। अच्छा, मेरी गलती है, इसको वो कर दूंगा मैं तो नहीं होगा, मेरे आ गया समझ में। खैर, नया चीज सीखा मैं। अभी जो है भाई साहब, अभी तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। अब मान लो इसमें मैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, एसिटिक एसिड, तो ये पूरा टूटा रहेगा क्या? नहीं, थोड़ा सा टूटा रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ज्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयंस की संख्या बढ़ जाएगी। जब ज्यादा आयंस होंगे, करंट ले जाने वाले ज्यादा होंगे, तो करंट का कंडक्शन बढ़ जाएगा, करंट का कंडक्शन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। कंडक्शन का उल्टा है रेसिस्टेंस। समझ में आ गया पहला कारण? दूसरा ऐसा बोल सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से इन आयंस की खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे की जगह और जल्दी जाने लगेंगे, और जल्दी जल्दी जाएंगे तो फिर से कंडक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस फिर कम हो जाएगा। अच्छा, तीसरा एक और केस है,
जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मीडियम का विस्कोसिटी कम हो जाएगा, मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, विस्कोसिटी कम हो जाएगा, है ना। आप स्विमिंग पूल देखे हैं, तैरे भी होंगे। एक स्विमिंग पूल है पानी भरा है, एक स्विमिंग पूल है उसमें हमने शहद भर दिया है नी, किसमें आपको तैरने में आसानी होगी? पानी वाले में, क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है, शहद वाले का विस्कोसिटी ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ विस्कोसिटी कम, आयंस को तैरना आसान हो जाएगा, जल्दी तैरेंगे, जल्दी जाएंगे, कंडक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये दोनों में अपोजिट है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, कॉमा viscosity of medium decreases, viscosity of medium decreases। दोनों चीजों से क्या होगा? आयन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी दौड़ेगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। बाकी ये मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट, वो जिगजैग मोशन, ये आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाते होंगे, है ना, तो वो आप वहां फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते हैं शायद, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो भैया, फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, मेटेलिक में फैराडेज लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। फैराडे जो है साइंटिस्ट, उसके लॉज एप्लीकेबल नहीं है, बनाए इसके लिए है भी नहीं, वो बनाए किसके लिए? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए। तो इधर लिख लेंगे फैराडेज लॉज आर एप्लीकेबल, फैराडेज लॉज आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस था। नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे, दोनों में कॉमन है, Ohm's law is applicable, Ohm's law is applicable on both the conductor, Ohm's law is applicable on both। Ohm's law क्या होता है? V is equal to IR, उसको Ohm's law बोलते हैं। किस पे लगता है? दोनों पे, इलेक्ट्रोलिटिक पे भी मेटेलिक पे भी। समझ आ गया पक्का? ठीक। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है, हेडिंग डालेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। सबसे पहला टर्म है यहां पे रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कैपिटल आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर। क्या होता है रेजिस्टेंस? बस जो कंडक्टेंस है उसका उल्टा, रेसिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकना। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस का परिभाषा लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहने में होने वाली बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका एक तो फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए। कहां से आया ये आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे, है ना, मेरे हैसियत में इतना ही है। R इज इक्वल टू रॉ एल, हमारे फिजिक्स वाले सर थे, वो इसको ऐसे बोलते थे रॉयल, रॉयल, रॉयल होता है ना, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वाला, रॉयल बाय ए, ऐसे याद कर सकते। इसमें एल क्या है? एल क्या है? लेंथ किसका? मेरा, वायर या कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर। ये अब हम लोग वायर के बारे में पढ़ नहीं रहे, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल। और हमारे सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड होता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। वायर की तो बात ही नहीं चल रही हमारे, तो हम लोग इस L को चेंज कर देंगे ये यहां, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। समझ में आया पक्का? तो हम लोग L को चेंज कर देंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर से चेंज करके डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू इलेक्ट्रोड्स। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिखते रहना यार, क्या जल्दी। ए क्या है, एरिया है ना, वो किसका एरिया था वहां पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब वायर तो है ही नहीं, तो हमारा वायर की जगह कौन है, इलेक्ट्रोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एरिया है इसको मान लेंगे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जितना डूबा है वही हमारे काम का है, हवा वाला हमारे काम का नहीं है, तो पूरा डूबा वाला। ठीक है, ऐसे करके मान लेंगे कुछ तो। समझ आ गया पक्का? ठीक। रो क्या है, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखना भैया, इफ L इज इक्वल टू क्या बोलूं 1 सेंटीमीटर। अच्छा आप लोग क्या 1 सेंटीमीटर लेते हो, 1 मीटर लेते हो, मीटर लेते हो, सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर का वायर समझ रहे हो आप, इतना बड़ा वायर काय में लगा रहे हो इसको, टरबाइन में, विंड मिल में भी नहीं लगेगा इतना बड़ा वायर, है ना। 1 सेंटीमीटर और एरिया को ले लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो R बराबर रो L बाय ए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो। समझ में? अब रो को कैसे डिफाइन करोगे, रो इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ऐसे करके डिफाइन कर लोगे। कुल मिलाकर मैं समझाना चाह रहा हूं, रेजिस्टेंस इज इक्वल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इज रेजिस्टिविटी ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस? नो, resistivity is equal to resistance under some specific conditions। समझ में आ गया पक्का? क्या रेजिस्टिविटी हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल है? नहीं, इक्वल है कब, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम बदल के रख दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया पक्का? तो आप भैया यहां तक के, ये तो नाम मैं लिखाऊंगा अलग से, हट रहे, आप यहां तक के लिखो, R इज इक्वल टू रो, यहां तक लिख के दो मेरे। हो गया बेटा? लिख लिया? यहां तक के लिखेंगे भैया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्या, कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगली लाइन में लिखना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, फिर से लिखना, रेजिस्टिविटी is equal to resistance but under, resistivity is equal to resistance but under some specific conditions, but under some specific conditions, therefore resistivity is also called specific resistance, resistivity is also called specific resistance। समझ में आ गया भैया? ठीक, हो जाएगा, बढ़े आगे। तो ये था अपना रेजिस्टेंस R। अब भैया ये फिजिक्स में ज्यादा चलता है, हम लोग उस टाइप के लोग नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाले, हम लोग कंडक्टेंस में विश्वास रखते, फ्लो
बहने दे, है ना, उसमें। तो हमारा मेन काम कंडक्टेंस का है, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारा बिना रेजिस्टेंस के कंडक्टेंस डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए बताना पड़ा। तो आप दूसरा टर्म लिखेंगे भैया कंडक्टेंस, जिसका सिंबल है कैपिटल जी, कंडक्टेंस कैपिटल जी। क्या होगा कंडक्टेंस? रेसिस्टेंस का उल्टा, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज छूट गया पीछे अपना, ये रेसिस्टेंस का यूनिट, हाँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कहीं कोंटे कांटे में लिख लेना, यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू ओम। ओम, ये ओम साइंटिस्ट था है? मतलब बताओ ये कौन सा साइंटिस्ट है ओम, बताओ, हमारे यहाँ का सिंबल चुरा रहे हैं। आओ, खैर, कंडक्टेंस क्या बोला मैं, रेसिप्रोकल ऑफ, तो G इज इक्वल टू लिखेंगे 1/r, ये इसका फॉर्मूला है बहुत बड़ा, G इज इक्वल टू 1/r। अब मेन काम की बात है अपने इसका यूनिट, इसका यूनिट बहुत बढ़िया, इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/ओम या ओम इनवर्स। किसी ने इसको एकदम लिटरली ले लिया और ओम इनवर्स को उल्टा करके उसने बोल दिया मो, OHM का उल्टा MHO, मो, जाओ बोले उल्टा। इसका एक और यूनिट है साइमंस, तो यूनिट याद रखेंगे साइमंस, है ना, चले गए वापस मगर आप याद रखेंगे, है ना। हो गया भैया, लिख लिया। अगला आ जाइए भैया, अब काम की चीज है अपने, इसमें तो और कुछ पढ़ना नहीं है अपने को। तीसरा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका सिंबल है कप्पा, कप्पा, कई लोग कापा बोलते हैं इसको, मगर कापा जो है जैसे पापा पिए पिए होता है, तो कापा के पिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे पप्पा है पप्पा, वैसे ही कप्पा, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जो बोलना है बोलो, मेरे को क्या है, मेरे सामने कप्पा बोलो, है ना। समझ में आ गया? अभी कंडक्टिविटी, हाँ, कंडक्टेंस क्या था, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो लिख लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ जी, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, इसको याद नहीं करना है, बस होता है। हाँ, क्या था, R इज इक्वल टू रो L/A, इसको इधर भेज रहा हूं, 1/रो इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, ठीक। अब 1/रो को मैं क्या बोल दूंगा, कप्पा, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, ये फॉर्मूला भयंकर इंपॉर्टेंट, 1/R इंटू L/A, ठीक। यहां आर क्या है, तो रेजिस्टेंस किसकी, वायर की नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, जो अब हम लोग सॉल्यूशन की बात चल रही है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। जिनका हो जाएगा इत्मीनान से, यूनिट ऑफ कप्पा निकालने का ट्राई करेंगे, वह साइमन पर सेंटीमीटर। हाँ बेटा, 1/R
1/ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका आंसर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये पहला यूनिट हो गया कप्पा का। ठीक है, ये काम का है। अच्छा, कप्पा का दूसरा यूनिट, ओम इनवर्स की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर इनवर्स। ये थोड़ा कम यूज होता है। हाँ, और क्या लिख सकते हैं अपन, साइमन। तो ये वाला बहुत यूज होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन पर सेंटीमीटर, जो दीदी बोल रही थी, सब चलेगा। ठीक है जी, हो जाएगा। वो पहला वाला लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस टॉपिक में क्या है ना, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका यूनिट भी है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़े देर के बाद 4 प्रकार का कंडक्टेंस हो जाएगा। अभी 2 प्रकार का हो गया, एक कंडक्टेंस और एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थोड़ी देर से एक मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। 4 प्रकार का कंडक्टेंस पढ़ेंगे। और इतना मनहूस है पेपर वाला, ये लिखता नहीं कौन सा कंडक्टेंस है, ये बस लिख देता है कंडक्टेंस। अब आप चूज कर लो। अब बोल रहा है द कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज 50 ओम इनवर्स। तो ये किसकी बात कर रहा है, पहले वाले की। और बोल रहा है 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरे वाले की। समझ में आ गया? तो ऐसे कंफ्यूज करता है। ठीक हो जाएगा। अब यहां क्या क्या लिखा हम लोगों ने, कप्पा का फॉर्मूला आ गया अपना। क्या है कप्पा का फॉर्मूला, 1/r इंटू एल बाय ए। ये फॉर्मूला आ गया। इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r। और 1/r को मैं क्या बोल सकता हूं, जी क्या है, कंडक्टेंस। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which is present in a cell having distance between two electrodes 1 centimeter and area of electrode dipped in electrolyte 1 centimeter square। समझ में आ गया पक्का? लिखो, वो परिभाषा लिखनी है अपने को, इतना नोट करो। हो गया भैया? नीचे लिखेंगे कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। Kappa is the conductance of a solution placed in a cell. Kappa is the conductance of a solution placed in a cell having distance between two electrodes 1 centimeter, distance between two electrodes 1 centimeter and area of electrode dipped in electrolyte 1 centimeter square। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ गलत कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका क्या करना है मैं बताता हूं, 2 मिनट। ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड है। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहां लटका दिया। समझ में आया पक्का? ठीक,
इन दोनों के बीच की दूरी जो है यह है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है यह कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया भैया, है ना। अब अगर इन दोनों के बीच जो सॉल्यूशन है, क्या बताया, कप्पा क्या है, कप्पा है उन दो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो इस कंडीशन में अवेलेबल हो, मतलब किस कंडीशन में, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समय अगर मैं इसको मिला दूं तो यहां जो बीच में सॉल्यूशन है, यहां जो बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, कप्पा कहलाएगी, पक्का। ठीक, तो अब यहां मैं निकालने जा रहा हूं इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। हाँ जी, ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा बोलो, ये एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका A इंटू क्या L, एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी हो गई, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। समझ में आए। तो ये जो कंडीशन दिख रही है, कप्पा कप कंडक्टेंस के इक्वल होगा जब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन कंडीशंस में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना आएगा 1 ml। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 ml सॉल्यूशन, यहां कितना ml सॉल्यूशन है 1 ml, तो इस 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ही क्या है, कप्पा। समझ में आया, कप्पा क्या है, कप्पा वो कंडक्टेंस है जब डिस्टेंस ये और ये हो, मतलब यहां अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस क्या है, कप्पा। अंदर कितना सॉल्यूशन है 1 ml, तो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या कहलाती है, कप्पा। तो यहां जो इतने सब पढ़ा हम लोगों में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 ml की कंडक्टेंस क्या कहलाती है, कप्पा। खत्म किस्सा, बाकी सब समझ में आ गया, पक्का। ठीक, चलो तो ऐसा चित्र बनाओ पहले, उसी के नीचे ये चित्र बनाओ। अभी लिखा ना हमने 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने कप्पा को डिफाइन किया, कप्पा उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने बनाया, मतलब अंदर के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कप्पा है। अंदर कितना सॉल्यूशन है 1 ml, तो 1 ml की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कप्पा। खत्म किस्सा। ठीक हो गया बेटा, लिखना सबका। नीचे लिखेंगे भैया, एकदम अच्छा रंग का पेन होगा उससे लिखना, दूसरा रंग का होगा उससे लिख लेना कोई, है ना, नहीं है तो अंडरलाइन कर लेना, काम की चीज है। कप्पा इज द कंडक्टेंस, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। कप्पा क्या है, किसी सॉल्यूशन के 1 ml की कंडक्टेंस क्या कहलाती, कप्पा। खत्म किस्सा। ठीक, अच्छा अभी वो मैं छोटा था ना, तो दिवाली के समय, आजकल जैसे इतनी दिवाली में झालरें लगती हैं, एक एक घर में 100-100 झालर लगी हुई है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा केवल किसी की शादी है घर में तो उस समय होता था, आजकल दिवाली में ही और हर त्योहार में सजा लेते हैं, क्योंकि झालरें बहुत सस्ती हो गई। पहले चाइना से झालर नहीं आती थी, तो लोगों के घर में खुद झालर बनाते थे लोग। तो झालर ना अच्छा मोटा वाला वायर होता था और उस पर ऐसे बल्ब लगे होते थे, वो इलेक्ट्रीशियन लोग बनाते थे, और थोड़ी सी झालर होती थी घर में, थोड़ी सी लगाते थे, हो गया, दिवाली मन गई। तो मेरे आज भी याद है, अब वो हर साल वही झालर रिपीट होती थी, रख देते थे और रिपीट होती थी। तो हमारे यहाँ दिवाली के पहले वो झालर ऊपर रख देते थे, वो छज्जा उज्जा नहीं होता है कचरा डालने का, डाला उस पे से निकाले, तो वहां कहीं से चूहा हुआ आ गया होगा, तो उसने क्या किया भाई साहब, वो झालर को काट दिया। अब वो निकाल करके हॉल में रखी हुई थी, और मैं छोटा था,
मैं मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा था मैं, सुबह सुबह स्कूल लगती थी मेरी और मैं 11 साढ़े 11 बजे घर आया था। तो अब मैं 11 साढ़े 11 बजे घर आया तो मम्मी अपना काम कर रही है, पिताजी ऑफिस चले गए, 2 बहनें हैं दोनों स्कूल चले गए हैं, मम्मी अपना काम कर रही है, नहाएगी फिर पूजा करेगी, खा लंबा प्रोसेस है उनका, दिन भर लगता है मम्मी लोग को, तो लगी है अपना। और अपन राजा, अपन टीवी चलाए, टीवी देख रहे, खाना खा रहे, खाते खाते सो गए, जो भी चल रहा है पूरा दिन अपना है नहीं, मस्त समय था। तो भाई साहब अपन बैठे ऐसे ही और अपनी नजर गई वो झालर पे। अब कोई भी जो उत्सुक बच्चा है वो ये सोचेगा कि इसका मैं ऐसा क्या करूं कि कुछ तबाही हो जाए, कुछ डिस्ट्रक्टिव हो जाए ना बच्चा, और क्या यही सब तो सोचता है वो कि यार ये बढ़िया दिख रहा है, यहां से कूद जाऊं तो क्या होगा, है ना, ऐसी सब हरकतें करते हैं बच्चे। यार ये प्लग बढ़िया दिख रहा है यार, इसमें मेरी उंगली भी चले जाएगी, छोटी है अभी तो, इसमें डाल के बटन चालू कर दूं तो, और कर भी देता है, देखने के लिए उत्सुक होता है बच्चा बहुत, है ना। बॉल फेंक के टीवी मार दूं क्या, ऐसे टाइप का। तो वो मेरे उस पर नजर गई। अब वो जो चूहे ने काटा था ना, उसने बड़ा बढ़िया काटा था, उसमें प्लग होता था एक तो, अभी भी झालर में प्लग होता है, प्लग से इतना दूर से काट दिया था, मतलब प्लग लगा हुआ था और एक वायर, इतना बड़ा वायर। अब आप सोचो एक बच्चा है, उसको एक प्लग मिल गया और इतना बड़ा वायर मिल गया, अब भाई साहब उसके लिए तो नया खिलौना है नहीं। अभी हम लोग पिछले 2 महीने 15 दिन पहले ना कढ़ाई खरीद के लाए, कढ़ाई घर में, तो कढ़ाई एक कार्टून में आई, तो कढ़ाई तो किचन चले गई, कार्टून जो है मेरा लड़का ले लिया, बोले ये मेरा खिलौना है, उसमें बैठ रहा है अंदर। तो बच्चे लोग को ऐसी सब चीजें पसंद है, तो मेरे मिल गया वो बढ़िया प्लग और ये वायर, मैं भी उतना ही बड़ा था। मैंने देखा था कि जो बड़े लोग हैं वो इस वायर को अपने दांत से ऐसा छील के, इसका कॉपर हटाए, वो प्लास्टिक हटा के, इसके अंदर का मेटल बाहर एक्सपोज करके फिर ऐसे जोड़ते ओड़ते हैं, बिजली वाले काम करते देखा था मैंने। तो मैं बैठा हुआ था, खाना वाना खा लिया था, टीवी देख रहा था, देखते देखते दांत तो आ गए थे, चबाते चबाते मैंने भाई साहब दोनों वायर से इतना बड़ा बड़ा कॉपर बाहर निकाल लिया। अब मेरे दिमाग में चल रहा है अब इसको क्या करूं मैं, इसको भी तो कुछ करना है, अभी तो मजा नहीं आया, कुछ तो हो मजा है नहीं। तो मैं जहां बैठा था बिस्तर था, अब बिस्तर के ऊपर ही स्विच बोर्ड था, तो मैंने बोला क्या करूं, मैंने स्विच बोर्ड में भी लगा दिया उसको। अब मैं डर रहा हूं कि अब मैं इसको चालू करूंगा करंट मार सकता है, झटका तो मारता है, एक आध बार खाया भी है मैंने, है ना। तो मैंने उसको वायर को ऐसे करके पकड़ लिया, अरे वो प्लग में लगा हुआ है, मैं ऐसे पकड़ा हूं वायर को। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने भाई साहब ऐसे करके छुआया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। जैसी मैंने ऐसे छुआया ना, फट से फूटा वो, कभी नहीं करना घर में, फट से फूटा, मेरे घर की लाइट चली गई। अब वो फट से फूटा तो मम्मी थी घर में, मम्मी कहीं से सुनी, बोले क्या हुआ, अगर क्या हो गया क्या हो गया। तब तक क्या, अब इतने होशियार तो बच्चा ही ना, झूठ बोलना और माँ बाप की आंख में धूल झोंकना, इसके अलावा बच्चा और करता ही क्या है। तो मैंने तुरंत बंद किया, प्लग निकाला, पीछे बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मम्मी बोल रही है जला जला क्या महक रहा है करके, महकता है ना, जला जला क्या महक रहा है करके। लाइट चले गई, फिर वो कहीं से कोई रहा होगा तो लाइट वाइट, फिर वो एमसीबी ड्रिप हो जाता है, तो उठा करके वो लाइट वापस आई। तो मेरी ये कहानी आपको बताने का ही मतलब है कि अगर अपन, वो 2 वायर हैं, उनकी भी कुछ पोलैरिटी वोलैरिटी रहती होगी, प्लस माइनस, मैं नहीं जानता उतना, लेकिन उनको छुआने से शॉर्ट सर्किट होता है ना। अभी ये हमने 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, अभी ये हवा में लटके हुए, ऐसे हवा में लटका रहेगा। आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी है, कार के अंदर बैटरी, तो बोनेट में एक तो आदमी बैठा रहता है अंदर में, दोनों इलेक्ट्रोड को पकड़ के ऐसा हवा में पकड़े रहता है क्या, नहीं, ऐसा हवा में लटका देंगे उसको। मान लो बैटरी के अंदर छत से ही लटका दिया हवा में, तो जब गाड़ी हिलेगी डुलेगी, थोड़ा गड्ढा वड्ढा आएगा, तो अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड डांडिया करेंगे, और जब डांडिया करेंगे तो उसमें भी क्या होने की संभावना है, शॉर्ट सर्किट होगा ना भाई। तो हम लोग को इन दोनों को ऐसे हवा में लटका देना है क्या, नहीं, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है दिखाने के लिए कि ऐसा लटका दिया।
है ना, जैसे बायो में नहीं होता दिल ऐसा बना देते हैं, ऐसा दिल होता है क्या? नहीं, आप लोग जानते हैं दुनियादारी बहुत कुछ होता है इसके अंदर। लेकिन अभी इतना आदमी वो कहाँ बना के भेजेगा कि अभी जैसे लिखा आई लव भिलाई, तो अभी उसमें कहाँ ये बनाएंगे ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये क्या है बोले, दो ठो उसमें आर्टरी वेन जो भी होता है सब, तो आदमी बोलेगा ये क्या है ची, इसीलिए उसको ऐसा सिस्टम कर दिया। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि बस आप देख लो हो गया करके इतने से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हवा में लटका रहता होगा क्या? नहीं। तो आप ना अगर पुराने जमाने के गांव में देखेंगे, पहले शहरों में भी होता था, छत में गमले लगाते थे बैटरी के डब्बे में, देखा? अरे वेरी गुड। हाँ, बैटरी गांव में हो सकता है अभी भी मिल जाए आपको, बैटरी के काले रंग के डब्बे होते थे, उसमें लगाते थे। तो उसमें क्या होता है, इस ऐसा ग्रूव बना होता है और उस ग्रूव में अपन इस इलेक्ट्रोड को फंसा देते हैं। ऐसे हवा में लटकता छोड़ देंगे क्या? नहीं, अरे भाई टकरा जाएगा, और टकराएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं भी होता होगा तो टकरा के कोई चीज लगातार टकराएगी तो टूटेगी, खराब होगी, डैमेज होगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसा ग्रूव बना देते हैं उसके दीवार में और उसमें ऐसा प्लेट फंसा दी। अब ये प्लेट आसपास आ रही है क्या? फिक्स, और इनका डिस्टेंस चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो किसी बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी फिक्स होती, एल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा, अब मान लो आप ही बैटरी की कंपनी बना लिए, तो आप क्या ऐसा ये हवा में निकला रहेगा क्या? नहीं, वो पहले कहां रहेगा? अंदर। ये बैटरी है ना, ढक्कन लगा होगा और यहां से वो जो भी टर्मिनल निकला होगा। अब आप इसमें इतना इतना पानी भर के बेचोगे क्या? हवा में बोले जा, कंडक्शन ही नहीं हो रहा, जोड़ रहे पंखा ही नहीं चल रहा या गाड़ी ही नहीं चालू हो रही, मजा आएगा क्या? नहीं। आप बैटरी वाले हो, आप क्या चाहते हो? आपकी बैटरी चले, लंबे समय तक चले या खराब हो जाए? लंबे समय तक चले ना। आपका नाम है अक्षत बैटरीज, अक्षत मतलब अक्षत का नाम खराब हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा नाम कहीं भी लिखा है तो हम उसमें फिर पूरा काम करते हैं ना, कोई भी इंसान हो। अभी हमने बाहर अपना नाम लगा रखा है कोचिंग में, तो हम कोचिंग में जो कर सकते हैं सब करते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं सब करते हैं। हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए, हमारे साथ पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है, नाम नहीं खराब होना चाहिए, भले साला पैसा ना मिले, काम नाम नहीं खराब होना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी के पास है ही क्या? नाम ही तो है, थोड़ा बहुत समाज में इज्जत ही तो है कि हाँ ये चोर नहीं है, ये बढ़िया है, रिश्वतखोर नहीं है। तो आदमी किस चीज के पीछे भागता है? नाम के पीछे भागता है। तो आप अपना नाम खराब करना चाहते हो क्या? नहीं। तो आप इसमें कितना आधा आधा भर के दे दोगे कि ले कम चले? नहीं। आप इसको कितना भरोगे? पूरा ऊपर तक के, पूरा इलेक्ट्रोड डिप्ड रहेगा। तो आपका एल भी कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता, और एरिया भी क्या हो गया? कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं हो सकता। तो किसी पर्टिकुलर सेल के लिए एल भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, और अगर एल और ए दोनों कांस्टेंट है तो एल बाय ए भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो इस एल बाय ए को कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो लिखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सेल, फॉर अ पर्टिकुलर सेल both L and A are constant. Both L and A are constant. Therefore, L by A is also a constant known as cell constant. L by A is also a constant known as cell constant. सेल पे डिपेंड कर रहा हो, सेल चेंज करोगे तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा, कप्पा बराबर क्या था? 1/r इंटू एल बाय। 1/r की जगह क्या लिख सकता हूं? कंडक्टेंस वही जी, और एल बाय ए की जगह सेल कांस्टेंट। समझ में आ गया भैया? ठीक, ये जरूर लिख लेना, ये क्योंकि वहां शब्दों में लिखा है, दिखना चाहिए दूर से। एल बाय इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, नीचे ये लिख लो, याद करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। कभी कभी सीधा सेल कांस्टेंट पूछ लेता है। हो गया भैया? लिख लिए? तो ये था अपना कप्पा। अगला टर्म नंबर मेरे ख्याल से 4 होगा, मैं भूल गया। मोलर कंडक्टेंस, जो भी है नंबर डाल लेना बेटा, नंबर मेरे को याद नहीं। मोलर कंडक्टेंस, इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम।
देखना एक लैम्डा ना ऐसा भी बनाते हैं, कई आलसी लोग हैं वो ऊपर का डंडी हटा देते हैं, तो ऐसा भी लिखा है दिस इज ऑल्सो लैम्डा एम। समझ में आ गया पक्का? आप ही की पीढ़ी में आलसी लोग नहीं है, इंसान शुरू से ही आलसी है, तो डंडी भी बच जाए तो थोड़ी मेहनत कम हो जाए वाला सोच है उसका, है ना। मोलर कंडक्टेंस, मोलर मास क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का मास। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम, है नहीं। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? एक मोल सब्सटेंस का कंडक्टेंस। अब कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? दो प्रकार का सब्सटेंस होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे NaCl जो टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि ग्लूकोस C6H12O6, ये आयंस में नहीं टूटता, आयंस नहीं बनाता। तो आपने कंडक्टेंस देखनी, किसकी कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट की? इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस ही नहीं शो करेगा। तो अब मोलर कंडक्टेंस क्या बोलेंगे? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया पक्का? ठीक, तो लिखेंगे परिभाषा मोलर कंडक्टेंस की। इट इज द कंडक्टेंस, it is the conductance of a solution, it is the conductance of a solution containing 1 mole, containing 1 mole electrolyte, containing 1 mole electrolyte dissolved in it, containing 1 mole of electrolyte dissolved in it। समझ में आया? ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसका मोलर मास सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, ऐड करोगे 58.5 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना है? 58.5, मतलब एक मोल NaCl का मास कितना होता है? 58.5 ग्राम। तो मैं तराजू लूंगा, उसमें 58.5 ग्राम क्या डालूंगा? NaCl। कितना NaCl हो गया? 1 मोल। इसको लेकर के मैं वो बॉटल, इस बॉटल में डाल दूंगा 50-60 ग्राम, घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, घुल गया पूरा। अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। इसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस की क्या परिभाषा है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन बना दिया, कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला? 1 मोल। इसका कंडक्टेंस क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस। अब मैंने क्या किया? इसका पूरा का पूरा आइटम इसमें डाल दिया और बाकी बचा मैंने पानी भर दिया। तो अब इसके अंदर NaCl कितना है? 1 मोल। तो इसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस। समझ में आया? इसको उठा करके, मेरे पास एक तो नीला ड्रम था, है ना, नीला ड्रम में इतना खुश हो जाते हैं आजकल कन्याएं खासकर, है। तो नीला ड्रम था, ऐसा लग रहा है रास्ता मिल गया एक तो, है नहीं। तो नीला ड्रम था, मैंने उसमें डाल दिया पूरा, और क्या भर दिया? पानी। अब पानी भर के अब वो नीले ड्रम में या ड्रम में कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। तो अब ड्रम की कंडक्टेंस क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। ड्रम को उठाया और वो पानी टंकी होती है ना, मोहल्ले की पानी टंकी, कई लोग का एड्रेस है तो पानी टंकी के सामने, पानी टंकी के पीछे, वो पानी टंकी जो है बड़ी वाली, उस पानी टंकी में वो पूरा ड्रम का पानी डाल दिया सॉल्यूशन, और बाकी डिस्टिल वाटर भर दिया। अब उस पानी टंकी में कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। तो पानी टंकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस। इतनी बातें मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कि इस मोलर कंडक्टेंस के टॉपिक में वॉल्यूम मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole electrolyte is equal to VmL।
VmL में क्या है मेरे पास, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? तो इस VmL की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। VmL हैज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो इस VmL की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। समझ में आ गया? तो कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। समझ में आ गया पक्का यहां तक के? अच्छा, अभी और देखना, ऑल्सो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। अब भी पढ़ के आए, चित्र बनाए, किसी सॉल्यूशन के 1 ml की कंडक्टेंस क्या कहलाती, कप्पा कहलाती। 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा, 2 ml की कंडक्टेंस 2 कप्पा, ठीक है। 3 ml की कंडक्टेंस 3 कप्पा, VmL की कंडक्टेंस V कप्पा, है नहीं? तो कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। यहां तक आ गया समझ में? पक्का? कंडक्टेंस ऑफ VmL बाद में लिखना भैया, इतना हड़बड़ाओ मत, क्या है, आराम से लिख लेना, बैठो आराम से चिल होके, है नहीं? चाय वाय मंगाओ मेरे लिए भी, है ना? शांति से बैठो, हड़बड़ाओ नहीं। वो लिखने लगते हो, मेरे को अंदर से एंजाइटी होने लगता है, क्यों लिख रहा है ये करके, क्या हो गया है। तो ऐसे मत करो, है ना? समझो पहले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसे एक बार समझ आ गया फिर तो लिखते रहना, और सबके पास होगा, है ना, लिखा हुआ। आप लोग 12वीं में पढ़े हो ये सब, है ना? कई लोग का दूसरा ड्रॉप है, ड्रॉप पे भी पढ़े हो, मैं वही सब तो पढ़ा रहा हूं। आप समझो आराम से, है ना? वो मत हो, हड़बड़ाओ नहीं। अब मरीज आप जल्दी जल्दी, देखो मैं काट लेता हूं अभी, वैसा नहीं चलेगा डॉक्टर का काम कि आज जल्दी काट लेता हूं, मेरे पिक्चर में जाना है, वो सब नहीं, आराम से, पेशेंस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया VmL में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 मोल यानी VmL की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा, VmL की कंडक्टेंस कप्पा इंटू V, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। कंडक्टेंस ऑफ VmL लैम्डा एम, कंडक्टेंस ऑफ VmL कप्पा इंटू V। दोनों को इक्वेट कर दूं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। इस तरफ से क्या बोलूंगा मैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। यहां तक समझ में आ गया? इसको याद नहीं करना, इसको यूज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, फाइनल फॉर्मूला नहीं। यहां तक आ गया समझ में? हमने मान लिया लेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने डाला है अंदर उसकी मोलैरिटी है m। m होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट पता है क्या किसी को, मोल्स पर लीटर, तो उसका यूनिट क्या है? चलना भाई प्लीज यार, पढ़ा लेंगे यार। m, किसी किसी दिन ना मेरी जान के पीछे पड़ जाता है, m मोल्स पर लीटर। समझ में आ गया पक्का? इस बात का मतलब क्या है, m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोल सकते हैं m मोल्स पर लीटर का मतलब m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पक्का? तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, m मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको 1 लीटर को क्या लिख सकता हूं, 1000 ml सॉल्यूशन। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, सॉरी m मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। कहां से आया ये, मोलैरिटी से, विच इज m मोल्स पर लीटर। m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml। समझ में आ गया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट will be present in 1000 by m ml solution। m मोल is present in 1000 ml, तो 1 मोल, इस m को कहां भेज देंगे आप, नीचे। समझ में आ गया? ये ml किस चीज का यूनिट है, वॉल्यूम। ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? तो हम यहां से बोल सकते हैं
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू क्या, 1000/m। समझ में आया पक्का? यहां ये V क्या है, व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या लिख दूंगा, V। V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000/m। यहां तक समझ में आ गया? इस इक्वेशन को उठाया मैंने, इक्वेशन नंबर 3, लैम्डा m इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा m इज इक्वल टू क्या, कप्पा इंटू V। इस V को उठा के मैंने यहां डाल दिया। समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो भैया, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ये लैम्डा m का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया भैया? ये वाला याद रखना है, ये वाला, बाकी ये वाला भी याद नहीं रखना है, इससे भी सवाल नहीं आएगा, और कोई सा भी नहीं, ये वाला याद रखना है। समझ में आया कैसे कैसे आया, कप्पा इंटू 1000/m। ठीक हो जाएगा, इसको नोट करेंगे और अगली क्लास के लिए हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या छोड़ो अगली क्लास में करेंगे, मत डालो हेडिंग। हाँ, होमवर्क लिखेंगे, मगर मैं बोलते जा रहा हूं, साइड में लिखते जाना, साथ साथ में लिखते लिखते, ठीक है? मार्जिन के ऊपर लिख लो होमवर्क। हाँ, वो एक्सरसाइज 1 में से दिया था क्या कुछ? कहाँ 18-19 तक दे दिया था? 40 तक हो गया था? कहां तक दी? 38 से 38 बस दिया था ना, पहले दिया था ना, कल नहीं दिया था ना, परसों दिया था। एक्सरसाइज 1 में लिखेंगे होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 36, 37 और फिर 39 से लेकर के 47 तक, 39 से 47 तक। एक्सरसाइज 2 में अप टू क्वेश्चन नंबर 70 तक दे दिया हूं पूरा, तो बनाना भी है उसको, अप टू 70 पूरा कर लेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 5 में 1 to 18 पूरा, इसमें बीच में बहुत सारा करा दिया हूं मैं, है ना, वो छोड़ के आप करेंगे 1 to 18। और एक्सरसाइज 6 में से भी बहुत सारा करा दिया हूं मैं क्लास में ही, मगर आप करेंगे 1 to 34, उसमें से बीच में से जो मैं करा दिया हूँ छोड़ देना। इतने आप लोग करना शुरू करेंगे, टेस्ट में आएगा भैया, ठीक है? नहीं, टेस्ट में तो नर्नस्ट इक्वेशन तक आएगा, मगर पढ़ना तो है, फाइनल में तो आएगा ही। ठीक है जी, चलो भैया, छुट्टी आज के लिए, आगे क्लास में करेंगे। किसी को डाउट है तो मैं बाहर बैठा हूं, आ जाओ।